वो है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। इन 1885 बैमर स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से मुतालिक बात उसने की थी, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन मिले। अच्छा, एक चीज मैं तुम सबको याद दिला दूं। देखो, आपने मैंने एक कंसेप्ट डिस्कस किया हुआ है, और वो कंसेप्ट जो था वो आपके स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन से मुतालिक, यानी स्पेक्ट्रा क्या था, कंट्री स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम से कंसर्न चीजें थी। देखिए, ये जो विबगायर है, जो 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम से लेकर 7000 डिग्री एंगस्ट्रॉम तक पाई जाती है वेवलेंथ। तो याद रखिएगा, वेवलेंथ छोटी है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। रेड की वेवलेंथ बड़ी है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, लिहाजा इसको तुमने विजिबल स्पेक्ट्रम का नाम दिया था। अब हमारे पास जो स्पेक्ट्रम मौजूद है, ये स्पेक्ट्रम आपके मेरे लिए विजिबल भी है और इनविजिबल भी है। अब कौन से विजिबल, कौन से इनविजिबल? तो बेटा, विजिबल स्पेक्ट्रम को छोड़कर आपके पास अल्ट्रा वायलेट, फार अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड, ये 4 रीजन आते हैं जो इनविजिबल कंसीडर किए जाते हैं। लिहाजा आप और हम आज बात करेंगे कि वो कौन कौन सी स्पेक्ट्रल लाइंस हैं जो बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन एटम को बेटा डिफरेंट टेम्परेचर पर हीट करने के बाद हमने ये स्पेक्ट्रम हासिल किए। अब जरा एक चीज को यहाँ डायग्राम के जरिए पहले समझो। डायग्राम में आपको ये चीज नजर आ रही है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन हाईली एक्साइटेड स्टेट से लेकर यानी 7th ऑर्बिट या उससे भी अवे अपनी एनर्जी रिलीज करता है और बिला फिर नंबर 1 ऑर्बिट तक पहुंच जाता है, तो वो हमें लाइमन सीरीज मिलेगी। लाइमन सीरीज बेटा आपके मेरे लिए अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है, इनविजिबल अल्ट्रा वायलेट रीजन। यानी बेटा N2 आपका कोई भी हो सकता है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, मगर N1 आपके पास क्या होगा, 1। इट इज कॉल्ड डायमंड सीरीज। फिर बैमर ने 1885 में इस चीज को देखा था कि इलेक्ट्रॉन बेटा हाईली एक्साइटेड स्टेट 7 से आया, 6 से आया, 5 से आया, 4 से, 3 से, या फिर आकर बिल आपके 2 पर रुक गया, मैंने उसको नंबर 1 तक जाने नहीं दिया। तो आपके मेरे पास जो सीरीज बनी बैमर, उसका N1 आएगा 2 और N2 बेटा 3, 4, 5, 6, 7 में से कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, यानी अब आपको मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। इस डायग्राम पर अगर आप तवज्जो देंगे तो ये चीज आपको क्लियरली कुछ चीजों की वजाहत करेगी। और मैं इस चीज को जो आपके पास या डायग्राम की शक्ल में मौजूद है, जरा सा अगर मुख्तसर करना चाहूँ तो आपको एक कंप्लीट पिक्चर का एक पार्ट यहाँ पर नजर आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले एक वीडियो देखिए और फिर इस वीडियो के बाद हम और आप इस चीज पर चलेंगे कि अल्ट्रा वायलेट रीजन लाइमन सीरीज कैसे मिली, बैमर सीरीज विजिबल की पार्ट के तौर पर कैसे आ गई, इंफ्रारेड क्या है, फार इंफ्रारेड, और फिर फार इंफ्रारेड कैसे होगी। ठीक है, नील बोहर ने अपना जब कंसेप्ट डिलीवर किया था, अपने इस कंसेप्ट को देते वक्त उन्होंने ये बात कही थी कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से यानी बाहर के ऑर्बिट से अंदर की तरफ ऑर्बिट की तरफ आता है तो वो कुछ एनर्जी रिलीज करता है। और जब बेटा एनर्जी रिलीज करेगा तो ये रिलीज होने वाली एनर्जी इन टर्म ऑफ फोटॉन्स यानी वेव लाइट हुआ करती है। अब जरा खामोशी से हम और आप पहले इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन डिफरेंट रीजन में क्यों आई। बस ये बात याद रखिएगा, डिफरेंट रीजन में आने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर हाइड्रोजन के एटम को एक्साइटेड फॉर्म में लेकर गए और फिर उनको डिफरेंट टेम्परेचर पर कूल डाउन किया गया। ओके, देखिए इस वीडियो को। इसका मतलब कि जब इलेक्ट्रॉन
हाईली एक्साइटेड स्टेट मैक्सिमम ऑर्बिट 7 से मिला के फर्स्ट ऑर्बिट तक आ रहा है, तो n1 बराबर 1 होगा और n2 बराबर होगा 7 या 6 या 5, 4 या 3 या फिर 2। इस पर निकलने वाली डायमंड सीरीज की जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, वेवलेंथ की बुनियाद पर उसका रीजन क्या आ गया, अल्ट्रा वायलेट रीजन। यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ 4000 डिग्री एंगस्ट्रॉम से कम होगी। इसकी वजह से शॉर्ट वेव्स होंगी, तो फ्रीक्वेंसी बेतहा ज्यादा हो जाएगी। अब चलते हैं कि बैमर सीरीज किस रीजन में पाई जाती है, आइए इसको मजीद देखते हैं। यानी सेकंड सीरीज जो बैमर आपको मिली बेटा, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन से पहले थी। इसी को विगायर का नाम देते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम का नाम देते हैं। यानी वायलेट, इंडिगो, ग्रीन, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो बेटा इसका मतलब बैमर सीरीज का n1 हमेशा 2 होगा और n2 में भी 5 हो, 6 हो, 7 हो, यानी 3 से अबव होना चाहिए, तो n1 2 हो गया। तो बैमर सीरीज का n1 2 है और उसका n2 बेटा कोई भी नंबर हो सकता है। अब हम थर्ड सीरीज की तरफ चलते हैं कि पैशन सीरीज हाईली एक्साइटेड स्टेट से ऑर्बिट नंबर 3 पर आकर रुकेगा, तो फिर कौन सी सीरीज मिल रही है, गौर से देखिएगा। अच्छा, पैशन सीरीज इंफ्रारेड में थी, ब्रैकेट सीरीज बेटा इंफ्रारेड और फार इंफ्रारेड में थी, और पीफंड सीरीज भी फार या फिर इंफ्रारेड में ही रहेगी, फार इंफ्रारेड। सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट सीरीज जो लाइमन मिली थी जिसका n1 था, वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाई गई। बैमर सीरीज आपके मेरे लिए विजिबल स्पेक्ट्रम में पाई गई, जबकि पैशन सीरीज n13 वो जो था वो आपके पास इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रेड के करीब, फार इंफ्रारेड रेड से दूर, फार इंफ्रारेड का मतलब है उससे दूर। तो लिहाजा पैस्टल सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पीफेंट सीरीज आपके पास रीजन आएगा इंफ्रारेड या फिर फार इंफ्रारेड, फार। अब देखिए यही वाला फॉर्मूला आप लोगों ने, मैंने वेव नंबर निकालने के लिए या फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इस्तेमाल किया था। आर एच एक कांस्टेंट था 109,678 पर सेंटीमीटर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये जो एफ है बेटा, ये वो है जो आपका n1 कहलाएगा, और एन आई वो है जो आपका n2 कहलाएगा। इस बात को फर्क समझिएगा। यानी इस फॉर्मूले के अंदर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर नहीं जा रहा बल्कि हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, तो वो जहां से आ रहा है वो इनिशियल कहलाएगा और जिस पे आके रुकेगा वो फाइनल कहलाता है। अब तुम्हारे सामने ये तमाम की तमाम सीरीज, इसके साथ सबसे बड़ी सीरीज लाइमन थी बेटा। n2 इसका 7, 6, 5, 4, 3 या फिर 2 हो सकता है, मगर n1 की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट ऑर्बिट था। तो लाइमन सीरीज का n1 1 है, उसके बाद बैमर सीरीज का n1 2 है, पेस्टन सीरीज का n1 3 है, ब्रैकेट सीरीज का n1 4 है और पीफंड सीरीज का n1 5 है। यानी n1 5 होगा पीफंड के लिए, अब वो 7 से आए 6 से आए वो n2 कहलाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपने डायमंड, बैमर, पेस्टन, ब्रैकेट और पीफंड सीरीज की बात को याद रखना है। इसके अंदर लाइमन सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में है, बैमर सीरीज विजिबल स्पेक्ट्रम में विगायर में है, पेस्टन सीरीज इंफ्रारेड, ब्रैकेट और पीफंड सीरीज फार इंफ्रारेड में पाई जाती है। अब हम अपने टॉपिक पर वापस आ रहे हैं। ये जो अभी तुमने देखा उसी चीज को आपके पास ये एक टेबल की शक्ल में
चैप्टर नंबर 3 के अंदर आप लोग देख रहे हो। तो अब ये चीज चाहे आप ये लाइन डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, यानी आपने इसको अगर पूछता है कि जी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन के लिए ये वाला ग्राफ आपने बनाना है कि बेटा N1 आपका 1 है और N2 7 6 5 4 3 या 2 होगा। लाइमन सीरीज, बैमन सीरीज का N1 2 है, पेस्टल सीरीज का N1 3 है, ब्रैकेट का N1 4 है और पीफन का N1 5 कहलाएगा N1। ओके, अब ये देखो कि लाइमन सीरीज तुम्हारे मेरे पास जो मौजूद है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन के अंदर पाई जा रही है, ठीक है। जबकि बैमर सीरीज विजिबल स्पेक्ट्रम में इसका N1 2 होगा, पेस्टल सीरीज इंफ्रारेड, ब्रैकेट सीरीज फार इंफ्रारेड और पीफन सीरीज फार इंफ्रारेड में मौजूद है। ओके, इसके बाद यही वाली चीज आपने अभी कुछ देर पहले यहाँ पर देखी है, इस चीज को हमने यहाँ पर आपसे डिस्कस किया। तो दिस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ एक और चीज डिस्कस करने वाला हूँ, लिहाजा स्पेलिंग टाइम PLANCKS भी लिखते हैं और सिर्फ PLANK का नाम लिखा जाता है। अब प्लांक का कहना क्या था? मैक्स प्लांक ने 1900 के अंदर एक थ्योरी सजेस्ट की, बेटा वो जो आपने बॉहर्स की थ्योरी में इस्तेमाल किया था NH/2 H इज द प्लांक्स कांस्टेंट। तो ये प्लांक्स आखिर हुआ क्या? साइंटिस्ट प्लांक का कहना यह था कि एनर्जी कुड नॉट बी एब्सॉर्ब और इमिटेड बाय द एटम इन एनी आर्बिट्ररी क्वांटिटी, यानी किसी मखसूस मिकदार में नहीं, बट ओनली इन स्पेसिफाइड अमाउंट कॉल्ड एज क्वांटा। और क्वांटा बेटा आमतौर पर हम और आप जूल्स की शक्ल में लेते हैं। इसका कहना यह कि अमाउंट ऑफ एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्सॉर्ब और इमिटेड, यानी किसी भी एटम से रिलीज होने वाली या एब्सॉर्ब होने वाली एनर्जी क्वांटम एनर्जी कहलाती है। क्वांटम इज द सिंगुलर, क्वांटा इज द प्लूरल वर्ड। और ये बात मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस की थी कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी कम होगी फ्रीक्वेंसी कम होगी, एनर्जी ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। एग्जाम्पल दी थी गिटार के तार को आहिस्तेगी से टच कीजिए, एनर्जी कम तो उसमें वाइब्रेशन कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी। लेकिन अगर आपने ज्यादा एनर्जी उस वायर पर, गिटार के वायर पर आपने दी, तो वहां पर कंडीशन क्या होगी? एनर्जी ज्यादा तो उसके वायर में वाइब्रेशन ज्यादा होगी। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब रिलीज किया गया तो एक कांस्टेंट इस्तेमाल किया गया, वो कांस्टेंट क्या है? H, लिहाजा E इज इक्वल टू एच न्यू। इसी वजह से आप लोगों ने बोहर्स की एटॉमिक थ्योरी में डेल्टा E को H न्यू के बराबर भी दिया था। अब ये एक कांस्टेंट वैल्यू तुम्हारे पास आ गई है, इस कांस्टेंट के अंदर इनकी वैल्यूज को याद रखिएगा। 2019 के अंदर और 2013 में ये एक MCQ के तौर पर हमसे पूछी गई। तो बेटा H प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड है। J.S, J फॉर जूल और सेकेंड, और माइनस का 27 आ गया, वैल्यू 6.625 एक्सपोनेंट माइनस 27। जूल बड़ा यूनिट है, अर्ग उसका छोटा यूनिट है, लिहाजा माइनस का 27 अर्ग इंटू सेकेंड कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक सिंपल सा प्लांक्स थ्योरी है। अगर इसमें शॉर्ट नोट पूछा जाए तो आपने बेटा ये पॉइंट 1 और पॉइंट 2 या H कांस्टेंट तक की चीजों को वाजे करना है, यहाँ तक की चीजों को आपने लिखना है। अब मैं आप लोगों के साथ जाकर एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहता हूँ, और उस टॉपिक का जो नाम है उसको कहते हैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी 1925 में बेटा एक हाइजेनबर्ग नामी साइंटिस्ट ने वो डिस्क्रपेंसी या डिफेक्ट जो बोहर्स के एटॉमिक मॉडल में मौजूद था, और उसने क्या कहा था बोहर ने कि अराउंड द न्यूक्लियस वी हैव सम स्पेसिफिक स्टेशनरी पाथ वेयर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑन इट। उसने उसको सर्कुलर पाथ का नाम दिया था, जबकि हाइजेनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एक वेव लाइक नेचर के अंदर ओवल शेप में मौजूद होता है। देखिए सर्किल के अंदर तो आप न्यूक्लियस से रेडियस का फासला ऑर्बिट तक नाप लीजिए, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन सब जगह एक जैसी कैफियत में रहेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अगर एक सर्कुलर पाथ में नहीं ओवल शेप के अंदर मौजूद है, तो बेटा फिर हाइजेनबर्ग का कहना यह है इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन। यकीनन इलेक्ट्रॉन कभी रुक नहीं सकता, स्टेशनरी नहीं हो सकता, साकित नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन की मजबूरी है मुसलसल रोटेट करना, क्योंकि अगर वो जिस दिन रुका वो न्यूक्लियस में जा गिरेगा, प्रोटॉन न्यूक्लियस की इंटर न्यूक्लियस फोर्स इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगी,
लिहाजा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस जाने की कोशिश करता है। तो लिहाजा ओवल शेप का कंसेप्ट दिया हाइजेनबर्ग ने, और इसका कहना यह है कि जब हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करेंगे तो मोमेंटम मालूम नहीं कर सकते, मोमेंटम मालूम करेंगे तो उसकी पोजीशन मालूम करना मुमकिन नहीं, क्योंकि ओवल शेप के अंदर रेडियस या डिस्टेंस का साइज डिफरेंट होता चला जाएगा। अब उन्होंने इस चीज को डिटरमिन करने के लिए कि हाइजेनबर्ग डिटरमिन अ रिलेशनशिप बिटवीन द अनसर्टेनिटी बेयकीनी ऑफ मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। उसका कहना यह था द प्रोडक्ट मल्टीप्लाई of uncertainty of position and momentum of electron would be in the order of Planck's constant। यानी आप और हम इस चीज को रिपीट कर सकते हैं। तो कुछ देर पहले आपने मैंने पढ़ा था कि जनाब के प्लांक्स नामी साइंटिस्ट के पेश करता E इज इक्वल टू एच न्यू, तो लिहाजा एच वहीं पर प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर आ गया। अब जरा समझिएगा, यहाँ पर डेल्टा पी, पी का मतलब बेटा मोमेंटम है, और डेल्टा पी एक्स सब पार्शियल हो गया अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई। लिहाजा अगर यहाँ पर मैं इस चीज को इस तरह से आपके सामने लिखूं कि डेल्टा एच डेल्टा पी एक्स मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स बेटा पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जबकि डेल्टा पी एक्स क्या चीज है, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ डेल्टा का मतलब है चेंज ऑफ मोमेंटम और डेल्टा एक्स का मतलब है चेंज ऑफ पोजीशन। तो लिहाजा ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू किसके होंगे, एच के बराबर कंसीडर किए जाएंगे। तो इस इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम आपके साथ शेयर करें, डेल्टा पी एक्स का मतलब क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और डेल्टा एक्स का मतलब है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रहे प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.625 इंटू 10 पावर माइनस का 27 और इंटू सेकेंड है, और अगर जूल्स में लेंगे तो माइनस का 34 पावर में माइनस का 34 आएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, इट इज क्लियर दैट इफ डेल्टा एक्स इज स्मॉल दैट इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज एक्चुअल, मतलब मुझे उसकी पोजीशन पता चल गई। बेटा जब मैं उसकी पोजीशन को देखूंगा तो डेल्टा पी एक्स को विल बी लार्ज होना चाहिए, और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक चीज कम एक चीज बहुत ज्यादा, तो इनका आने वाला प्रोडक्ट प्लांक्स कांस्टेंट के बराबर ही आएगा। इट मींस के मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विल बी मेजर लेस एक्यूरेटली। अगर आपने पोजीशन को मालूम किया तो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन मालूम करना मुमकिन नहीं है, और अगर मोमेंटम को कैलकुलेट करेंगे तो पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को मालूम करना मुमकिन नहीं होता, फिजिबल नहीं होता। ये आज आपके मेरे पास इस टेक्निक को बात रीस्टार्ट कर रहे हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या है और आयोनाइजेशन एनर्जी, दोनों बातें एक ही होती है। नाम आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी कहलाता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहिए, आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहो, आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दिया जाए, ऑल द थिंग्स आर सेम। देखिए किसी एटम के लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है 1 2 3 4 5 6 7, इन इलेक्ट्रॉन्स को उस ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट से निकालने के लिए एटम को जो एनर्जी दी जाएगी तो उस एनर्जी का नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी। The amount of energy required to remove the most loosely bound electron from an atom in the neutral gaseous state is called ionization potential। अब ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, आखिरी शेल में पाया जाने वाला इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इससे मुतालिक एक छोटा सा ट्रेंड आप और हम यहाँ पर समझेंगे सीखेंगे। आयोनाइजेशन पोटेंशियल को मेजर करने के लिए आमतौर पर दो तरह के यूनिट्स यूज करते हैं। एक का नाम है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं इसको, ठीक है, पर एटम, या फिर किलोजूल पर मोल, तो ये तो लफ्ज आप जानते हैं। तो बेटा ये एमसीक्यूज में याद रखना है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 96.47 किलोजूल पर मोल के। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कहें, यानी एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी एटम को दी जा रही है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब दी गई तो पहले के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ जाएगी। फिर मजीद इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो M1 प्लस का चार्ज आएगा, M का मतलब मेटल है, और M2 का मतलब बेटा मेटल पे +2 का आयन। और ये बात तुम जानते हो चैप्टर 7 में पढ़ा था, पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग आयन इज नोन एज
कैटाइन। तो M+1 M+2 ये बातें सब की सब कंसीडर की जाएंगी तुम्हारे लिए आयोनाइजेशन एनर्जी। तो लिहाजा जब M1 से M2 में गया तो सेकेंड आयोनाइजेशन, फिर M2 से M3 में चला जाए तो दिस इज फॉर थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब बेटा मैं क्लास को अभी 5 मिनट पहले ऑफ कर रहा हूँ, इस पर 10:29 हो रहे हैं। दोबारा सेशन को ज्वाइन करेंगे आप लोग 10:40 पर। हम ये 4 शॉर्ट नोट चैप्टर 3 के लास्ट टॉपिक आज इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे और कल अगर मौका लगा तो फिर मैं आपसे बात करूंगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, कैथोड रेज प्रॉपर्टीज क्या है। लिहाजा अभी मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है। सुन लीजिए, पहले से ज्वाइन मत कीजिएगा, 10:40 पर आप और हम दोबारा मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं भी क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, 10:40 पे दोबारा मिलेंगे सेम लिंक के ऊपर। पहले ज्वाइन मत कीजिएगा, लिंक नहीं हो सकेगा। 10:40 या 10:42 पे ज्वाइन कीजिएगा।